ओके। सो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट में बहुत ही सिंपल था, वहीं से मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था आपको बताने के लिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से टेलर सीरीज कैसे लिखी जाएगी, राइट। तो वो कैसे बताया था कि सपोज मेरे पास एक टर्म है एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड ना। तो इसमें अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या बन जाता है, 1 प्लस जेड प्लस डैश 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 टेलर सीरीज में। ठीक है ना। ऐसे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज एक और मैं एग्जांपल क्या करा था जिसका nth टर्म लिखना आसान हो। सपोज एफ जेड इज 1/, पहले इसी का लिखते हैं, इसको समेशन में लिखो तो क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, z रेज टू द पावर n और a n। ठीक है, तो जो r है वो हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a n अपॉन a n प्लस 1 का मॉडुलस। ठीक है, तो अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा होगा तो अगला टर्म बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सारे 1 है ना, एवरी टर्म इज इक्वल टू 1, सारे कोफिशिएंट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो ये बहुत ही आसान nth टर्म वाला हो गया। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें मान लो तुम अगर nth टर्म लिख पाए आराम से तो भी वो हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं ऐसा एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, दैट इज, लिखो एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड अबाउट जेड नॉट इज इक्वल टू आयोटा। एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड, जेड नॉट इज इक्वल टू आयोटा। सो पहले ये देखो कि कैन टेलर सीरीज बी रिटन, क्या टेलर सीरीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू आई इज नॉट अ सिंगुलर पॉइंट। अगर z इज इक्वल टू आई पुट कर दो तो कोई सिंगुलर पॉइंट तो है नहीं, z इज इक्वल टू 1 एक सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो इट विल बिकम अ सिंगुलर पॉइंट, राइट। तो इसका लिखते हैं सीरीज। तो कैसे लिखना चाहोगे, बाइनोमियल से या फिर डेफिनेशन से, टेलर सीरीज की डेफिनेशन से, बाइनोमियल से। तो हम लोग जरा बाइनोमियल से लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/1 माइनस आयोटा माइनस जेड माइनस आयोटा, ऐसे लिख लूं। क्योंकि अगर मुझे टेलर सीरीज लिखनी है तो मेरे पूरे एक्सप्रेशन में z माइनस आयोटा अपीयर होना चाहिए, z माइनस आयोटा स्क्वायर, z माइनस आयोटा क्यूब।
तो इसी वजह से यहाँ पे z माइनस आयोटा होना चाहिए ना। तो दिस विल बिकम 1/1 माइनस आयोटा 1 माइनस z माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इज दिस करेक्ट? ये कॉमन ले लिया 1 माइनस आयोटा को। So this will become 1/1 minus iota 1 minus z minus iota over 1 minus iota to the power -1। और अब ओपन कर दो तो इट विल बिकम 1/1 minus iota 1 plus z minus iota over 1 minus iota plus z minus iota over 1 minus iota square plus dash dash dash। ठीक है, इज दैट ओके? और इसको जरा आप जनरलाइज करके लिखने की कोशिश करो, सिंस यू वांट टू राइट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। So how to write it? So this I will make it as 1 over 1 minus I plus z minus I over 1 minus iota square plus z minus iota square over 1 minus iota cube plus dash dash dash। And let us write the nth term। So fz क्या हो जाएगा? Summation n is equal to 0 to infinity z minus iota power n plus 1। So what is r? Limit n tending towards infinity an upon an plus 1। nth term upon n plus 1th term। हाँ, इसी फॉर्म में। और इसका मॉड यहाँ पे लग जाएगा। मॉड लगा हुआ है। मॉड अब समझ में आया क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं ना, तो उनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम r is equal to limit n tending towards infinity। what this will become? n का चक्कर खत्म। लेकिन जिंदगी इतनी आसान हर जगह नहीं होगी, क्योंकि मैं कह रहा हूं लिमिट निकालना है तो कई जगह वास्तव में लिमिट का एफर्ट करना पड़ सकता है, कॉमन लेना पड़ सकता है, इन्फिनिटी वाले को डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब उस दुनिया में इसलिए नहीं घुसना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस वो अपनी एक दुनिया है। 10 क्लास तो 12th क्लास में चल जाती है, तो यहाँ पे अगर उस लेवल तक ले जाओ तो 20 क्लास कन्वर्जेंस पे चले, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 विच इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो गया?
अंडर रूट ऑफ 2 हो गया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि जब आपसे ये पूछा गया कि ये गिवन रियल पार्ट ऑफ एफ जेड जो कि यू है, वो क्या किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट हो सकता है या नहीं। तो डायरेक्ट मैंने हार्मोनिक चेक कर लिया, क्योंकि हार्मोनिक को कैसे डिराइव करते हैं, कॉशी कॉशी रेजिड्यू सीआर इक्वेशन से डिराइव करते हैं। तो उसमें तो वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी इनहेरिटेड है ना, और डबल डेरिवेटिव करके बहुत आसानी से आ भी जाता है। ठीक है ना, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो जब डायरेक्ट यू है, तुमसे पूछा है कि यू से करें कि ना करें, तो फटाफट कर देख लिया उससे। ठीक है ना। हम्म हम्म। नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बता दिया, वो भी एक रास्ता है आने का ना, तो उस पे तीसरी वैल्यू आ जाती है। हाँ तो, हाँ तो बेसिकली क्या है ना कि इसीलिए जो कॉशी रीमन इक्वेशंस हैं, दे आर नेसेसरी कंडीशंस बट दे आर नॉट सफिशिएंट। तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी चेक करने में, क्योंकि तुम्हें क्या करना होगा कि उस फंक्शन को तुम उस पॉइंट पे देखना पड़ेगा, तुम्हें जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है एनालिटिक है कि नहीं, तो तुम एग्जैक्टली exactly उस पॉइंट पे चेक कर लेना कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। ठीक है, और z बार याद रखना कि z बार इज एसेंशियली अ नॉन एनालिटिक फंक्शन। और वो जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो देख लेना, वो एक्स क्यूब वगैरह करके है ना। हम्म। उसमें दिक्कत ये है कि जैसे मान लो चार चार ऑप्शन है। अब ये तो क्वेश्चन अब आता नहीं कि इनमें से कौन सा, आने को आ भी सकता है, बहुत बार आया भी है कि इनमें से कौन सा एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो तुम सीआर इक्वेशन से देख के सेटिस्फाई करके निकाल सकते हो ना। लेकिन तो नाउ कम्स द लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज में ही सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू, एवरीथिंग। हाँ, और लॉरेंट सीरीज से ही एक्चुअली कॉन्टूर इंटीग्रेशन का आइडिया भी आता है। ठीक है, जैसे तुम्हें याद होगा कि टेलर सीरीज का जो एन है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट्स बताओ, टेलर सीरीज की। एफ जे ए जीरो क्या है, एफ जेड जीरो। ए वन क्या है, एफ डैश जेड जीरो अपॉन वन फैक्टोरियल। ए टू क्या है, बाय टू फैक्टोरियल। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही अगर मैं एक सीरीज लिखूं, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ए एन
z minus z naught to the power n plus bn over z minus z naught to the power n plus 1। ठीक है ना? हाँ, fz। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा? a नॉट प्लस a1 z माइनस z नॉट प्लस a2 z माइनस z नॉट स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस b1 प्लस b2 okay, this is known as Lorentz series। so you can see अगर ये सारे बी एन वाले टर्म जीरो हो जाएं तो ये टेलर सीरीज ही है। if all bn, so that's why this part is called analytic part and this part is called non analytic part। one part is called analytic part, another part is called non analytic part ना। और इस टर्म का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि इससे इंटीग्रल निकल आता है। तो मैंने तुमसे पूछा था क्वेश्चन कि ए एन बी एन टेलर सीरीज में हम कैसे निकालते थे? तुमने आंसर बता दिया। ए एन बी एन यहां कैसे निकालते हैं? इसके लिए उस तरीके का फॉर्मूला है जैसे टेलर सीरीज के लिए है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते क्योंकि वो एक इंटीग्रल से रिलेटेड है, एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल से रिलेटेड। यानी कि मैं जरा एक सेकंड लूंगा आपको समझाने के लिए कि अगर मैं दो रीजन बनाऊं इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सपोज दिस इज द रीजन वन, दिस इज द रीजन टू, ओके, और इस रीजन को मैं C1 बोलूं, इस रीजन को मैं C2 बोलूं, तो इस रीजन में ये जो AN और BN की वैल्यू है ये पॉइंट सम xi है, ओके, और इसके बीच में कोई पॉइंट Z है, ओके, तो ये Z है और ये xi है, ओके, और यहाँ पे जो AN और BN की वैल्यू है वो हो जाती है 1/2 पाई क्लोज इंटीग्रल C1 f xi बाय xi minus z naught to the power n plus 1 dxi। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ an। अभी जरा 2 मिनट दो मुझे, मैं समझाता हूँ सारी चीज। 2 पाई ये C2 हो गया एंड f ऑफ xi बाय xi minus z naught माइनस n प्लस 1। ओके, तो वो जो टेलर सीरीज में an और bn बड़े आसान आसान थे वो यहाँ कुछ इस तरह से रिलेटेड हैं। तो क्या आप इनसे निकालना चाहोगे लॉरेंट सीरीज? ना ही हमें निकालना है ना निकालने की जरूरत है। अब इसका उल्टा है। क्या उल्टा है? कि ये जो सीरीज है ये हम किसी बहुत ही आसान तरीके से लिख लेंगे जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो लॉरेंट सीरीज लिखने का तरीका है
बायनॉमियल एक्सपेंशन या फिर इंटेलिजेंटली यूजिंग टेलर सीरीज, ये मेथड्स होंगे लॉरेंट सीरीज को लिखने के। ठीक है, लॉरेंट सीरीज को लिखने के ये मेथड होंगे, और ये bn इससे निकालने के बजाय हम ये सीरीज किसी और तरीके से लिख लें तो उस सीरीज से हमें b1 मिल जाएगा। और देखना जरा ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही तुम्हें b1 मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई कॉन्टूर इंटीग्रेशन c f xi बाई xi माइनस z0 टू द पावर 0। जैसे तुम ये सोचते होगे ना यार कि b1 ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लॉरेंट सीरीज में, बाकी b2 b3 भी तो है। सो व्हाई दिस b1 इज सो इंपॉर्टेंट, और इस b1 का हमने अलग से एक नाम भी रखा हुआ है, वी कॉल इट एज रेसिड्यू। सुना है पहले? कोई बात, अभी ढंग से सब पढ़ते जाओ और धीरे धीरे करके गेम में आ जाओगे। हाँ, तो b1 का नाम क्या है? रेसिड्यू। और तुम अगर ये इससे ये निकालने के बजाय जरा उल्टा देखो, तो ये क्या हो गया, नीचे जीरो हो गया। तो क्लोज्ड इंटीग्रल सी सम एफ जाई डी जाई इज इक्वल टू 2 पाई आई b1, और इसको हम कहते हैं कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, और यहीं से कॉन्टूर इंटीग्रेशन की शुरुआत हो जाती है। तो अगर मैं इसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूंगा, तो ये z कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये सेंटर का हो जाएगा इसका z0, और ये कोई जाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब फिर ऐसे करके, ये सब जो दिख रहा है ना जाई माइनस z0, ये सब इसे वेक्टर वगैरह लगा के सब लिखा गया है, उसके बारे में हम नहीं जाते, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट। ठीक है, जहां मैं नहीं जा रहा हूं वहां पे आपको भी नहीं जाना है, जितनी जरूरत है जहां पे वहां पे मैं उतना एंटर करूंगा। अब ये देख रहे हो मजेदार बात, कहां तो तुम एक सीरीज का कोफिशिएंट निकालना चाह रहे थे, यहाँ पे कोफिशिएंट किसी और तरीके से निकाला, लार्जर इशू इशू एड्रेस किया, विच इज कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है ना, तो यू एड्रेस्ड मोर कॉम्प्लिकेटेड इशू, कि जिससे तुम ये इंटीग्रल निकाल लोगे। एंड इफ देयर आर, सपोज देयर इज वन पोल सेट नॉट, तो आपने सिर्फ b1 लिखा है, उसके करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू है। और अगर देयर आर मोर पोल्स, सो मोर सीरीज कैन बी रिटन अबाउट दैट पोल। यहाँ पे वो पोल क्या है, z0। सपोज एक और पोल आ गया, तो z01, उसके अबाउट भी तुम सीरीज लिख दोगे। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख रहा हूं, कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी, एंड लेट अस यूज सिंपल वेरिएबल, जाई थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, तो एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू, दिस इज कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। तुम ये देखो ना,
ये अभी तो यहाँ पे डिनोमिनेटर गायब होके और एफ जेड डी जेड बन रहा है, इसीलिए तो इतना सा डेरिवेशन बताता हूं। क्यों बता रहा हूं? B1 कहां से आ रहा है ये बताने के लिए बताता हूं। फ्रॉम वेयर B1 इज कमिंग, इस चीज को दिखाने के लिए आपको ये बताता हूं। ठीक है, तो इसीलिए लॉरेंट सीरीज का कुछ अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, इट इज नॉट एज सिंपल एज टेलर सीरीज, ये बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स इससे निकल के आते हैं। एक मैंने बता दिया, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, ये तुम्हें पता है, कुछ क्लासेस तो इसी पे लूंगा, कंटूर इंटीग्रेशन कराऊंगा। ठीक है, नाउ यहां पे देखो अगर, तो व्हाट इज पोल, व्हाट इज सिंगुलरिटी, ये भी सारा इसी से निकल के आएगा। अगर मान लो मैं डैश 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 करके nth टर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, bn ओवर टू द पावर n प्लस डैश डैश डैश, आई कैन राइट इट लाइक दिस। हाँ, अब अगर सिंगुलरिटी देखो जरा, सिंगुलैरिटी, अगर ये तुम्हारी सीरीज चलती हुई B1 पे आके खत्म हो जाए तो तुम कहोगे एफ जेड हैज अ सिंपल पोल। इफ सीरीज टर्मिनेट्स एट B1। अच्छा, एक और मजेदार बात है कि ये सब है कि नहीं है, इसका पोल से कोई लेना देना नहीं। तो जब मैं कह रहा हूं कि सीरीज B1 पे टर्मिनेट हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि अकेला B1 भी रहे तो भी पोल ऑफ ऑर्डर 1 होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एक्चुअली पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल पोल। ठीक, तो बोथ आर करेक्ट, ओनली B1 इज देयर, देन ऑल्सो पोल ऑफ ऑर्डर 1, B1 से पहले वाले भी हैं, देन ऑल्सो इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 1। सो इसी तरह से जब मैं दूसरा लिखूंगा, B, अगर B2 अकेला सरवाइव कर जाए या अप टू B2, दोनों ही केस में इट विल बी कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर पोल। लेट मी राइट example for this, fz is equal to 1 upon z minus z0, तो z0 is simple pole। और यहाँ पे fz is 1 upon z minus z0 plus 1 upon z minus z0 square, तो z0 is a pole of order 2। उससे पहले वाले भी हो सकते हैं, टेलर्स वाला पार्ट भी हो सकता है, ये वाला, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, अगर B3 है तो पोल ऑफ ऑर्डर, और अगर Bn है तो nth ऑर्डर पोल, और अगर n+1 तक है तो, और अगर अकेला n+1 है तो। क्लियर है? अब अगर ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स की है, हो सकती है, देन इट इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और अगर
फाइनाइट टर्म्स हैं, देन इट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल सिंगुलरिटी। सो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया कि एफ जेड इज ए नॉट प्लस डैश 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 प्लस बी वन बाई जेड माइनस जेड नॉट प्लस डैश 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 प्लस बी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। इसको क्या कहूंगा? नॉन एसेंशियल, because it has got finite number of terms. Finite number of terms. और अगर fz is equal to a0 plus a1 z minus z naught plus dash 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 plus b1 by z minus z naught plus dash dash dash, then it will be essential singularity in finite terms. ठीक है? Then E, suppose I have a function like fz is equal to z minus 1 z minus 2। एक फंक्शन है that is fz is equal to 1 upon z minus 1 z minus 2। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है? तो 1 के अराउंड हम एक बहुत ही छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें 2 ना आए, एप्सिलॉन रेडियस का, जो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है ना, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, वेरी वेरी स्मॉल सर्कल, तो उसमें 2 आएगा? नहीं आएगा। और अगर मैं 2 के अराउंड ऐसा ही सर्कल ड्रॉ करूं तो उसमें 1 नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। हम्म। और अगर ऐसा नहीं है, उसके एग्जाम्पल बड़े स्पेसिफिक हैं, जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई जेड। ठीक है? तो डिनोमिनेटर जहां 0 हो जाएगा वो सिंगुलर पॉइंट है। अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाई जेड विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एन पाई, और इसका मतलब पाई बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई। इसका मतलब z is equal to 1 by n, where n is 0, 1, 2, 3. These all points will be, all these z's will be a singular point. And why I am calling this as non-isolated?
जरा ध्यान से देखना, बहुत मजेदार बात है ना। तो वो बात ये है कि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, सपोज ये 0 है, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव निगेटिव सारे नंबर्स होंगे ना, जहां पे साइन 0 हो रहा होगा। तो तुमने मान लो पहले लिया 1, फिर तुमने 2 लिया तो 0.5 आ गया, फिर तुमने 3 लिया तो 0.33 आ गया, फिर तुमने 4 लिया तो 0.25 आ गया, फिर तुमने 5 लिया 0.2 आ गया। तो ये जो नंबर्स हैं वो क्लोजर 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 पहुंचते जा रहे हैं। तो जब तुम यहां पे कोई आर्बिटरी सर्कल ड्रॉ करोगे, तो मैं इतना छोटा नंबर ले लूंगा ताकि मैं उसी के अंदर पहुंच जाऊं। तो इसलिए दिस विल बिकम नॉन आइसोलेटेड। ठीक है। एंड वन टाइप ऑफ, कहां तक पहुंच गए हम लोग? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, गरिमा। हम्म। क्यों? क्योंकि यहां पे तुमने निकाल लिया ना कि z इज इक्वल टू 1/n पे सिंगुलरिटी है। तो n की अलग अलग वैल्यूज लेते जा रहे हो, तो z की वैल्यू मिलती जा रही है, उस पे ये फंक्शन तुम्हारा सिंगुलर होगा। इसी के लिए ये निकाला है ना। एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin π/z लिखा, डिनोमिनेटर को n पाई के इक्वल कर दिया। तो हम डिनोमिनेटर जहां जहां जीरो होगा वहां वहां पे ये फंक्शन सिंगुलर हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहेंगे। तो z इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2 लो तो क्या हो जाएगा 1/2, n इज इक्वल टू 3 लो तो 1/3। ये सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। लिखो एक बार, z इज इक्वल टू इवन जीरो भी, हाँ, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, all of them will be singular points. ओके, फिर हम आ जाते हैं, कहां तक लिख दिया था मैंने, ई आइसो एफ तक, जी रिमूवेबल। किसी के नाम सेम भी होते हैं क्या? हाँ, वो तो आ जाएगा, वो एक दूसरे में ओवरलैप भी करेगा। भाई जैसे दो प्रॉपर्टी एक में भी आ सकती है ना, जैसे कोई लंबा है और पतला भी है, तो ये तो हमेशा ही होगा ना कि वो दो प्रॉपर्टी एक में ही आ जाए। क्यों? तो ऐसे ही सिंगुलरिटीज में भी है कि वो फाइनाइट भी है और ये भी है, तो वो दोनों दोनों में फॉल करेगा, दोनों कैटेगरी में फॉल करेगा। रिमूवेबल, जैसे फंक्शन है, मान लो एफ जेड इज इक्वल टू, या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ऐसे तो x इज इक्वल टू 0 दिख रहा है कि सिंगुलर पॉइंट है डिनोमिनेटर में, लेकिन जब इसकी तुम ओपन करोगे x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 बाई एक्स, तो इसमें पहला टर्म आ जाएगा 1 - x²/3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1।
सो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin x by x will be equal to 1, तो ये रिमूवेबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक्स स्क्वायर डाल दूं, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर डाल दूं, तो ये नॉन रिमूवेबल हो जाएगा, फिर आप इस तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक, मुझे याद आ रहा है कि किसी दो का नाम एक था, सेम था, अभी याद नहीं आ रहा, एसेंशियल वाले के लिए ही, कोई बात नहीं, बाद में आएगा, याद तो बता दूंगा। तो हो गया आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, यहां तक हो गया। ओके, कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज लिखी जाए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोग जो कंटूर इंटीग्रेशन मैंने बताया था उसका यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, कुछ फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज लिखें, ठीक है। साथ साथ में जब भी हम लॉरेंट सीरीज लिखेंगे तो हम हमेशा रेसिड्यू निकाल लिया करेंगे, क्योंकि 1/z - z0 का कोफिशिएंट क्या होगा, रेसिड्यू होगा। द कोफिशिएंट ऑफ 1/z - z0 विल बी रेसिड्यू। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, इसमें रीजन डिफाइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रीजन डिफाइन करके ही लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं ना। तो let us take this question, fz is equal to 1/zz minus 1, and here it is given the region is mod z is less than 1. What is mod z? If you write mod z, ध्यान देना, z was x plus iota y. Mod z was under root of x square plus y square. अगर मैं इसको सम r लिख दूं, रेडियस, so it will become a circle. तो mod z equal to r is a circle centered at origin, or if you write it like mod z minus z naught is equal to r.
mod z minus z naught is equal to r. This is equation of a circle centered at z naught with radius r. तो mod z लेस देन 1 का क्या मतलब है कि रीजन हमारा ये है, दिस इज द रीजन, क्योंकि mod z लेस देन 1, एक से छोटा, तो वो पूरा रीजन हो गया ये, mod z इज लेस देन 1। ठीक है, तो अब देखो यहीं से निकालना है हमें, mod z लेस देन 1 का मतलब है कि मैं ऐसी सीरीज ओपन करूं जिसमें 1 माइनस जेड लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया और फिर इसको ऊपर लेके चले गए। और z लेस देन 1 है तो बाइनोमियल लगा सकता हूं। सो f ऑफ z विल बिकम माइनस 1 बाई जेड, 1 माइनस जेड पावर माइनस 1। 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डैश डैश डैश, and f of z is minus 1 by z minus 1 minus z square dash dash dash। ठीक है, what is residue? Minus 1, because you can see the coefficient of 1 minus 1 upon z minus z naught, z naught यहाँ पे 0 है, तो इसलिए जो coefficient है that is minus 1। Minus 1 will be the residue। Now let us talk about the singularities that we have read. Is it essential or non-essential? Non-essential, क्योंकि bn वाला टर्म तो एक ही है, 1 अपॉन वाले बाकी टर्म तो है ही नहीं। b1 वाला टर्म क्या है, एक ही है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा उसका सिंपल पोल। और क्या बात कर सकते हैं, नॉन रिमूवेबल, आइसोलेटेड की बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी सिंगुलरिटी भी तो होनी चाहिए। हाँ, ऑर्डर 1 है क्योंकि तब उसी का नाम तो सिंपल पोल है। सिंपल पोल मींस ऑर्डर 1। तो ये आपने पहला लॉरेंट सीरीज लिख लिया, ठीक है ना, फर्स्ट लॉरेंट सीरीज वी हैव रिटन। हम्म, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पूछ। हाँ,
हम्म अब बताओ क्या कह रहे थे। तो अलग अलग सीरीज भी तो होगी। हाँ वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करोगे जिसमें दो दो पोल होंगे, सब में दो दो रेसिड्यू निकालोगे, और अगर उसमें लॉरेंट सीरीज लिखना पड़ जाए तो दोनों अलग अलग ही होगी। जैसे ये भी लॉरेंट सीरीज तुम लिख सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने किसके अबाउट लिखा, z इज इक्वल टू 0 के अबाउट लिखा। अब ये वाली जो मैंने सीरीज लिखी, वो लिखी z0 इज इक्वल टू 0 के अबाउट। हम्म अब अगर सपोज मैं z0 इज इक्वल टू 1 के अबाउट लिखूं, सेम क्वेश्चन, तो मैं लिखूंगा एफ जेड इज ए बाई जेड प्लस बी बाई जेड माइनस 1। ठीक है। या अगर तुम और सिंपल रखना चाहते हो, तो अब तुम्हें कैसे टर्म चाहिए जिसमें z माइनस 1 अपीयर हो रहा हो। अभी तो z इज इक्वल टू 1 विल बी, तो z माइनस 1 को ही t लिख दो। राइट, z माइनस 1 इज इक्वल टू t। अरे अदरवाइज कैसे, रीजन भी पता है और अबाउट क्या निकालना है। मान लो कि मैं तुमसे गाना गाने को कहूं, और तुम वेस्टर्न भी गा सकते हो और इंडियन भी गा सकते हो, तो मैं अगर तुमसे कहूं सिर्फ गाना गाने को, तो कौन सा गाना गाओ। तो हम तो रेसिड्यू दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो अब अगर कंटूर इंटीग्रेशन होगा तो उसमें हमें दोनों निकालना पड़ेगा। अगर मान लो दो पोल हैं, तो दोनों के अबाउट रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो वहां पे तो तुम नहीं कह सकते, तो इसका मतलब हुआ कि सारे गाने गाओ। ठीक है। अगर क्योंकि वहां पे तो सम ऑफ रेसिड्यू की बात आ जाती है ना, तो सम ऑफ रेसिड्यू का मतलब है कि आपको दोनों ही रेसिड्यू निकालने पड़ेंगे। तो जरा यहाँ पे देखो, सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहा हूं मैं, कि मैं एफ जेड को ऐसे लिख ले रहा हूं, z माइनस 1 की जगह t लिख दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1/t+1 और t। ठीक है। हम्म तो फिर क्या होगा, एफ जेड विल बिकम 1/t 1 + t-1, and fz will become 1/t 1 - t plus t square minus t cube plus dash dash dash, and f of z will become 1/t minus 1 plus t minus t square plus dash dash dash। ठीक है। तो f of z will become 1/z-1 minus 1 z minus 1। What is residue? 1/z-1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, 1, और इट इज अ सिंपल पोल, नॉन एसेंशियल, नॉन रिमूवेबल।
एक ही चीज में सारा दिखाई दे रहा है ना। पहला रेसिड्यू निकाल लिया, दूसरा सिर्फ z-1 की पावर कितनी है, पावर 1 है, तो इसका मतलब कौन सा पोल है, सिंपल पोल है। फिर B1 के अलावा B2 B3 तो है नहीं, B2 होता तो क्या होता, z-1 का स्क्वायर, B3 होता तो z-1 का क्यूब डिनोमिनेटर में, वो सब है नहीं। इसका मतलब ये नॉन एसेंशियल है क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। और तीसरा, क्या इसको रिमूव किया जा सकता है लिमिट लगा के, अगर मैं लिमिट z-1 इसको लिमिट z टेंडिंग टुवर्ड्स 1 करूं, तो sin x बाई एक्स की तरह मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, तो इट इज नॉन रिमूवेबल। तो सारी प्रॉपर्टी आ गई ना, ये लंबे भी हैं, ये अच्छा गाना भी गाते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है ना, तो ऐसे सारी प्रॉपर्टी आ गई। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू, दो तीन क्वेश्चन तो आप लोग जल्दी जल्दी करके दिखाओ। एक ये है कि एफ जेड इज 1/z टू द पावर 5 साइन जेड। हम्म, एफ जेड इज 1/z टू द पावर 5 साइन जेड। लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू, अदर प्रॉपर्टीज। रीजन सपोज नहीं गिवन है तो आप नॉर्मली कर लेना, z इज इक्वल टू 0 के अबाउट बताना, और वो भी बताने की जरूरत नहीं है, पता है, क्योंकि 0 के अलावा कोई पोल ही नहीं है। ऊपर है भाई, देखो। नीचे लग रहा है क्या? अच्छा, वो बोला गलत था मैंने। फिर एक है जेड स्क्वायर ई टू द पावर 1/z।
So fz will be equal to 1 upon z to the power 5 z minus z cube by 3 factorial plus z to the power 5 by 5 factorial minus 7 by 7 factorial plus dash dash dash. So it will become 1 upon 4 minus plus minus, ठीक है। सो अगर ध्यान से देखो तो 1 बाई जेड का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड, जिसको हम b1 कहते हैं, इट इज 0। ऐसे ये वाला देखो, सो एफ जेड विल बिकम जेड स्क्वायर 1 plus 1 by z plus 1 by z square 2 factorial plus 1 by z cube 3 factorial plus dash dash dash. And when you will multiply it, it will become z square plus z plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial z plus dash dash dash. नेक्स्ट क्या आएगा? ओके, तो यहां पे b1 क्या होगा? 1 by 3 factorial which is 1 by 6. एसेंशियल या नॉन एसेंशियल? एसेंशियल, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूं जिससे रीजन वगैरह का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है, एंड दैट इज, मेरे पास है एफ जेड विच इज माइनस ऑफ 2z प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ठीक है। और इसको मुझे मॉड ऑफ z लेस देन 1, mod of z greater than 1 and less than 2 and mod of z greater than 2, इन 3 रीजन्स में हमें ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ये देखने के लिए कि पोल वगैरह कहाँ है, हमको इसको थोड़ा फैक्टराइज करना होगा। तो जब तुम फैक्टराइज करोगे तो एफ जेड क्या बन जाएगा? एफ जेड विल बिकम माइनस 2z प्लस 3 ओवर z minus 1 z minus 2. What are the poles? 1 and 2 are the poles. तो अब वो वाले यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि 2 सिंगुलरिटीज आ गई ना, 1 और 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब थोड़ा बेटर तरीके से लिखने के लिए इसको लिख लेते हैं a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2। इसको क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस नोन एज? इसको क्या कहते हैं? पार्शियल। पढ़ा है या नहीं? ये तो 12th क्लास में आ जाता है।
पार्शियल फ्रैक्शन तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो -2z+3 इज इक्वल टू az-2a plus bz-b. So it will be a plus b z -2a minus b minus 2z+3. So a plus b is equal to -2 and -2a minus b is equal to 3. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा। तो अब जो है इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख लें। सो अब कैसे लिख लूं, एफ जेड इज इक्वल टू -1 प्लस, ठीक। अब एक काम करो, तुम्हें 1 से छोटा, तो इसमें पोल तो 1 और 2 ही है, तो क्यों ना इसको ब्रेक करके मैं इसको 1 कह दूं फंक्शन को और इसको 2 कह दूं। तो मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू f1z प्लस f2z। थोड़ा आसान रहेगा, दोनों को अलग अलग तरीके से हैंडल कर लेते हैं। तो पहले मैं f1z लेता हूं, इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें z को हम 1 से छोटा ले सकते हैं और z को 1 से बड़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले z लेस देन 1 ले लेते हैं। तो f1z क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/1 माइनस z विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस z टू द पावर -1। ये तो अभी करते आ रहे हैं। तो f1z will become 1 plus z plus z square plus dash dash dash। तो इसको f1a बोल दूं, क्योंकि एक और लिखना पड़ेगा which will be z greater than 1। So this is z less than 1, this is z greater than 1। तो जब z ग्रेटर देन 1 पे आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, f2z बोल देता हूं उसको, z इज ग्रेटर देन 1, तो मुझे 1/z का टर्म चाहिए होगा विच विल बी लेस देन। तो z ग्रेटर देन 1 मींस 1/z इज लेस देन 1। जैसे z ग्रेटर देन 1 है तो कोई नंबर सोचो जैसे कि 3, तो 1/3 क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो f2z कैसे लिखेंगे, z माइनस z कॉमन ले लूं, तो -1/z मान अपॉन z। So it will become -1/z 1 minus 1/z to the power -1। So this will become
F1 1A है ना, 1, इसलिए तो A किया था उसको। तो Z लेस देन 1 वाले को A लिख दिया 1A, और इसको 1B लिख दिया। तो अब अगर देखो, दो सीरीज आ गई। अब दूसरे को पकड़ते हैं, F सेकेंड Z को, विच इज -1/Z-2, इस वाले टर्म को। इस वाले टर्म में क्या होगा कि सबसे पहले मैं ले लेता हूं Z इज लेस देन 2, तो ये हो जाएगा F2Z। Z लेस देन 2 का मतलब है Z/2 इज लेस देन 1। यहाँ मुझे Z/2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -2 कॉमन ले लूंगा, तो हो जाएगा 1/1 माइनस Z/2, और बाहर 2। So this will become 1/2, 1 minus Z/2 to the power -1, which is 1/2, 1 plus Z/2 plus Z square by 2 square plus test। एंड इसको 2, इसको A कह दे रहा हूं, और दूसरा F(2B)Z कह दूं। That will be given by, जब Z is greater than 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2/Z is लेस देन 1। जब Z ग्रेटर देन 2 होगा, जैसे मान लो 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 1/5 इज लेस देन 1। 2/5 इज लेस देन 1। तो ये जो F ऑफ सेकेंड BZ है, इसको कैसे हैंडल करें। तो यहाँ पे मुझे 2/Z चाहिए, तो Z कॉमन ले लूं, तो -1/Z, ये 1 - 2/Z हो जाएगा। So it will become -1/Z, 1 minus 2/Z to the power -1, and it will become -1/Z, 1 plus 2/Z plus 2 square by Z square plus test। ठीक है, तो सारे रीजन में सीरीज कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है कि जब हम कोई कंडीशन FZ पे लगाएंगे, तो वो दोनों फॉलो करने चाहिए। तो हम सबसे पहले देखे हैं मॉड Z लेस देन 1। तो मॉड Z लेस देन 1 के लिए FZ को कैसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, मॉड Z लेस देन 1 में पहले 1 वाले को देखो, तो 1 वाले में 1A आ जाएगा, क्योंकि देखो वो Z लेस देन 1 है, और प्लस जो सेकेंड टर्म है इसमें, उसमें Z लेस देन 1 है, इसमें Z लेस देन 2 है,
तो इसमें हो जाएगा एफ ऑफ सेकेंड डे, इसकी दूसरी वाली सीरीज, इसकी पहली और इसकी पहली, दोनों की पहली पहली सीरीज ले लेंगे अगर मुझे इस कंडीशन में लिखना है। तो ये देखो समझ आ रही है बात। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि z लेस देन 1 है और यहाँ पे मैं z लेस देन 2 वाला ले रहा हूं, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं नहीं, तुम बात नहीं समझ रहे। तुम जो सीरीज लिख रहे हो वो मॉड z लेस देन 1 वाले कंडीशन पे लिख रहे हो, तो ये तो ठीक है, ये तो z लेस देन 1 ले लिया। यहाँ पे जो ले रहे हो वो z लेस देन 2 पे ले रहे हो, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? हाँ, तो एक्चुअली लोग कहते हैं कि सर 1.5 हो जाए तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि जब तुमने पहले ही इम्पोज कर दिया कि तुम्हारा z 1 से छोटा है, तो वो 1.5 कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तुम 1 है, ये 2 है। तो जब तुम कह रहे हो z इज लेस देन 1, यानी कि तुम 0.5 ले सकते हो, तो वो लेस देन 2 तो हमेशा ही होगा ना। कई बार तो लोग डिस्कस करने लगते हैं, हम कहते हैं अब मैं नहीं समझा पाऊंगा, अब अपने आप समझते रहना। तो मैं नहीं समझ में आ रही इतनी छोटी सी बात तो। पहले ले लिया z लेस देन 1 ना, तो जब एक बार ले लिया z लेस देन 1, क्यों भाई? मान लो कि कोई लड़का है, वो 5 फीट का है, तो वो 6 फीट से छोटा है, तो वो तो हमेशा ही 7 फीट से छोटा है। अब इस बात को कितने तरीके से समझाओ जब समझ में ही नहीं आता कई लोग को। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन, पहली सीरीज हमारी तैयार है। इसकी पहली वाली ले लो, उसकी भी पहली वाली ले लो, जोड़ के लिख दो, वो सीरीज हो गई। दूसरी लेनी है कि z ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा? f1b, तो ये हो जाएगा f1b प्लस z लेस देन 2, f2a, ये दोनों जोड़ के लिख दो। ये दूसरी कंडीशन। तो देख रहे हो रीजन बदलने के साथ कैसे सीरीज बदल रही है। सेम लॉरेंट सीरीज जो है वो रीजन बदलने के साथ बदल जा रही है ना। फिर है z इज ग्रेटर देन 2, तो तुमने कंडीशन ले लिया z इज ग्रेटर देन 2, तो z इज ग्रेटर देन 1 तो उसको सेटिस्फाई ही करेगा। भाई जो चीज 2 से बड़ा है, मान लो 2.5 है, तो वो 1 से तो बड़ा होगा ही ना। तो यहां पे हो जाएगा f1b, और प्लस यहां पे z ग्रेटर देन 2 क्या था? f2b। बस हो गई तुम्हारी सारी सीरीज। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ क्रेजिक। अब ऐसे क्वेश्चन करने पे इंसाइट डेवलप होता है चीजों का। अब तुम्हें लोकल किताबों में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कभी भी, लेंगे भी तो वहां से उठा के डाल देते हैं। वो सारा है, एच के दास की बात मत करो, उसमें सब कुछ है, क्योंकि वो आ, हम्म पेपर से एक दिन पहले ही भी क्यों ही पढ़ना है इसको? जब तुमने अपना नोट्स बना नहीं रखा होगा तो पेपर से एक दिन पहले तो कुछ होना भी नहीं है। हाँ, हम लोग तो
तो लॉरेंट सीरीज तो लगातार आती रहेगी, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि हमें रेसिड्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो कई जगहों पे लॉरेंट सीरीज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? ये मतलब जेड नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जेड नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो रेसिड्यू कभी नहीं निकालना पड़ता। नहीं, वो तो सिंपल पोल होता है, जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड। तो उस इन्फिनिटी को तो फिर उस पॉइंट को जेड नॉट मान के उसको 1/z नॉट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो अपने में, तो वो जीरो पे आ जाएगा। तो जो इन्फिनिटी है वो जीरो है, उसका मैपिंग जीरो पे कर दो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का जो मेथड नंबर 1 है वो तो हमने सीख लिया, फर्स्ट मेथड। वो क्या था? B1 ऑफ लॉरेंट सीरीज। B1 ऑफ लॉरेंट सीरीज। और सेकंड है रेसिड्यू एट nth पोल। इट इज लिमिट n tending towards 0, 1 minus n minus 1 factorial dn minus 1 by dz n minus 1 z minus z naught to the power n and fz. This is residue at nth pole. इसी से निकल के आ जाएगा सिंपल पोल। n is equal to 1। तो रेसिड्यू क्या हो जाएगा? लिमिट ये जरा चेंज कर लो, लिमिट z tending towards z naught, z minus z naught into fz। This is the residue at simple pole. And third is for a function fz which is in the form of phi z by psi z. Suppose function is in this form at z naught when f z naught is not equal to 0 and psi dash z naught is also not equal to 0. If these two conditions satisfy, then limit z tending towards z naught phi z by psi dash z will be the residue. So if you see very complicated functions in numerator and denominator, like cos, sine, hyperbolics, algebraic, so you can think कि भाई उसको सीरीज में तो नहीं लिखा जा सकता आसानी से, तो तुम वहां पे phi z by psi dash से अप्लाई कर सकते हो। So these are the methods to calculate residue. अब सबसे पहले मैं एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा मेथड है?
सबसे ज्यादा सिंपल पोल सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ जेड दैट इज इक्वल टू साइन जेड बाई जेड माइनस वन। ठीक, तो तुम्हें नजर आ रहा है कि z इज इक्वल टू वन इज अ पोल एंड इट इज अ सिंपल पोल। तो तुम रेसिड्यू निकालने के लिए रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू वन लिखोगे, लिमिट z टेंडिंग टूवर्ड्स वन, z माइनस वन sin z upon z minus वन, so which will be equal to sin of वन। ये सबसे ज्यादा यूज होगा। रेसिड्यू एट सिंपल पोल। और अगर सेम क्वेश्चन है साइन z अपॉन z माइनस वन स्क्वायर है, हम्म, तब क्या करोगे? तो या तो nth पोल लगाओ और या लॉरेंट सीरीज में ओपन करो। लॉरेंट सीरीज इज ऑल्सो गुड आइडिया हेयर। कैसे करेंगे? सिंपल है, z माइनस वन को t लिख लो, तो ऊपर वाला हो जाएगा साइन टी अपॉन टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस वन। तो दिस विल बिकम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन टी स्क्वायर। तो इट विल बिकम टी माइनस टी क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस डैश 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 इंटू कॉस वन बाई टी स्क्वायर। अब इतना भी लंबा नहीं है, वन माइनस टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस टी टू द पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल बाई टी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन। तो यहाँ पे देखो वन बाई टी आ रहा है, वन बाई टी ही तो है रेसिड्यू, तो कितना आ रहा है? कॉस ऑफ वन रेसिड्यू। और यहाँ पे वन बाई टी नहीं आ रहा है, तो ये पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो व्हाट इज रेसिड्यू? ये इतना भी बड़ा नहीं है, इतना एक लाइन में तो उसमें भी नहीं आएगा क्योंकि डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, कॉस हो जाएगा। तो आपको हर रास्ता पता होना चाहिए, कई जगह लॉरेंट सीरीज के अलावा कोई रास्ता नहीं, कई जगह, इसीलिए इसमें मेथड, हर मेथड पे कमांड होना जरूरी है और जज करना। मान लो तुरंत मैंने सेकंड ऑर्डर नहीं लगाया, मैं इस रास्ते पे चला गया, तो एटलीस्ट तुरंत हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगा और कितना लगा। ठीक है, तो सीरीज ओपन करने से तो बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि वो बहुत जगह यूज होता है। दूसरा वाला करो अपने आप, nth ऑर्डर पोल। तो कैसे होगा? लिमिट z टेंडिंग टूवर्ड्स वन, वन अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल डी टू माइनस वन बाई डी जेड टू माइनस वन, जेड माइनस वन स्क्वायर साइन जेड अपॉन जेड माइनस वन स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बिकम cos of z limit z tending towards 1 which is cos of 1। तो दोनों मेथड से आ गया ना।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। वो वाला समझ आ गया भाई? तो सबसे पहला काम है इसका सिंगुलरिटी पता करना ना। तो सिंगुलरिटी पता करने के लिए कॉस हाइपरबोलिक z माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। इट विल बिकम cos hyperbolic z is equal to 2 sin hyperbolic z, that is tan of hyperbolic z is equal to 1 by 2, which is e to the power z minus e to the power minus z upon e to the power z plus e to the power minus z is equal to 1 by 2, which is 2 e to the power z minus 2 e to the power minus z is equal to e to the power z plus e to the power minus z. E to the power z minus 3 e to the power minus z is equal to 0. So e to the power 2z minus 3 is equal to 0. So e to the power 2z is equal to 3. So 2z is equal to ln 3. So z naught is 1 by 2 ln 3. ये तो एक यही क्वेश्चन हो गया कि सिंगुलर पॉइंट पता करो। क्यों भाई? ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। तो ये कितना होता है, जरा एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट करते हैं। हाफ इंटू ln 3 कितना होगा? 1.09। तो ये कितना आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट हो गया। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब कॉन्टूर इंटीग्रेशन होगा ना, तो मान लो मैं इसके आगे कॉन्टूर इंटीग्रेशन लगाऊं और कॉन्टूर ऐसा बनाऊं कि ये उसके बीच में आए ही ना, तो आंसर सीधा 0 हो जाएगा। दिस इज अ प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन। और क्या, पहले तो ये पोल, चलो वो तो अभी बाद में पढ़ाऊंगा, तब डिस्कस करूंगा। पहले मैं थोड़ा, तो अब देखो तुमने z नॉट निकाल लिया, तो इस क्वेश्चन में तुम रेसिड्यू में किस मेथड से जाना चाहोगे? तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने बोला था 5z बाई, तो लेट अस ट्राई दैट। तो पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं e टू द पावर 2z की जगह 3 रख दूं तो ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, अगर वहां भी प्रॉब्लम नहीं है। पता ही था कि 2 गिलास तो मेरे से ही टूट चुके। चलो। हम्म
ठीक है। सो रेसिड्यू के लिए लिमिट e टू द पावर 2z टेंस टू 3, सिंपल तरीके से लिख लूं क्योंकि इसी फॉर्म में सब पड़ा हुआ है ना। ओ 5z साइड डैश z ठीक है, इसी में पुट कर दो, ये हो जाएगा e टू द पावर 4z माइनस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। e रेज टू द पावर z कितना है, √3 है। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 9 - 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3/2 माइनस √3 प्लस 1 अपॉन √3। बस ये कैलकुलेट करके बता दो। हम्म, ये क्या होगा, 1 - 4